सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियां। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों का, इसके अंदर हम देखेंगे गद्य की जो शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, गद्य भाग की वो शिक्षण विधियां। ये हमारी क्लास नंबर 11 है दोस्तों। इससे पहले हमने 10 वीडियो है जो संस्कृत शिक्षण विधियां हैं इनके अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों। आज का वीडियो रहेगा हमारे गद्य शिक्षण विधियों से संबंधित। आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। गद्य कविनाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्य ही कवियों की कसौटी है। यह आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना दोस्तों। गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, क्या मतलब है कि जो गद्य भाग है वह ही जो कवि होते हैं उनकी क्या है, कसौटी है। गद्य के दो भेद होते हैं दोस्तों, पहला होता है कथा और दूसरा क्या होता है, आख्यायिका दोस्तों। तो गद्य के भेद कितने होते हैं, दो भेद होते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे गद्य शिक्षण की विधियां कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षाविदों ने जो गद्य है इसको 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। जो गद्य शिक्षण की विधि है इनको 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि या व्याख्या विधि। अब एक एक के बारे में इनमें अब हम आगे है जो विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उद्बोधन विधि का दोस्तों। चलते हैं उद्बोधन विधि के अंतर्गत। उद्बोधन विधि, अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताकर वस्तु प्रदर्शन अथवा प्रत्यक्ष क्रिया आदि से छात्रों को उद्बोधित करता है। उद्बोधन विधि में क्या रहता है दोस्तों, जो भी कठिन शब्द आते हैं गद्य के अंदर उनका अर्थ प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताता, बोलकर नहीं बताता उनको, या तो वस्तु प्रदर्शन करता है या प्रत्यक्ष कोई क्रिया करके उनका क्या बताता है, उद्बोधन करता है, जिसके द्वारा छात्र स्वयं ही शब्दों के अर्थों को बताने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे ही कोई चीज दिखाएंगे या कोई वस्तु का प्रदर्शन करेंगे किसी शब्द के अर्थ के लिए या कोई प्रत्यक्ष क्रिया की जाएगी तो छात्र उस चीज को देखेंगे या उस वस्तु को देखेंगे तो अपने आप ही उस शब्द का अर्थ बताने के लिए क्या हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। किस विधि में, उद्बोधन विधि में दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। उद्बोधन विधि की ही विधि है दोस्तों वस्तु प्रदर्शन विधि। वस्तु प्रदर्शन विधि, छात्र वस्तु को देखकर शब्द के अर्थ को सरलता से समझता है। जैसे भी कोई अर्थ आ जाए, जैसे हम सिंपल तरीके से समझे कि हमारे आ जाए पुस्तक, अगर आपको बताया जाएगा कि यह पुस्तक होती है आपको सामने लेकर दिखाकर, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि यह पुस्तक होती है। यह होती है वस्तु प्रदर्शन। पत्र, पुष्प, फल आदि शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्बोधन विधि के अंतर्गत वस्तु प्रदर्शन उचित साधन है। तो कोई भी जो शब्द है, जो शब्द आया उसका अर्थ आपको बताना है। अगर आप उस जो भी वस्तु है उसको सामने प्रकट करके बताओगे तो वो होगी वस्तु प्रदर्शन विधि। आगे देखते हैं इसके अंदर प्रत्यक्ष क्रिया। प्रत्यक्ष क्रिया क्या कहती है, क्रियापदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक क्रिया को प्रस्तुत करके छात्रों से प्रश्न पूछता है। इस प्रकार छात्र सहजता से क्रिया का अर्थ समझ जाते हैं। कोई भी क्रियापद है, क्रियापद आ गया है तो उसको अगर बताना है तो छात्र जो अध्यापक है वो खुद क्रिया करके अगर उस चीज को सामने रखता है छात्रों के, तो छात्र है अध्यापक को देख के अपने आप समझ जाते हैं कि किसके बारे में अध्यापक हमें बता रहा है दोस्तों। ये होती है प्रत्यक्ष क्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिकृति। प्रतिकृति क्या होती है, पर्वत है, नदी है, स्मारक है आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रतिकृति अर्थात मॉडल अधिक सहायक होता है। जैसे पर्वत है, अब पर्वत का अर्थ स्पष्ट करना है तो पर्वत का बनाया हुआ मॉडल, जो मॉडल है पर्वत का, अगर वो विद्यार्थियों के सामने या छात्रों के सामने अध्यापक रखेगा तो उसको देखकर है छात्र है वो अपने आप समझ जाएंगे कि जो हमारे सामने शब्द आया था उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है दोस्तों। यह है प्रतिकृति। आगे चलते हैं दोस्तों चित्र और रेखा चित्र। चित्र और रेखा चित्र, महापुरुषों व वाहनों आदि को चित्र के द्वारा, त्रिभुज चतुर्भुज आदि को रेखा चित्रों के द्वारा, नगर देश आदि को मानचित्रों के द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। महापुरुष है या वाहन है, इनके हम चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। अगर
आपके सामने रखा जाए कि यह महात्मा गांधी की फोटो आपके सामने रखी जाएगी तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ ये महापुरुष महात्मा गांधी है। इसी प्रकार आपके सामने कार की फोटो रखी जाती है तो आप देखते ही बता दोगे कि यह कार है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उनको रेखा चित्रों के द्वारा, आप सभी को पता है कि रेखा चित्रों के द्वारा। नगर देश है, इनको हम कैसे पता करते हैं, मानचित्र के द्वारा है, वो सरलता से क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों दूसरी विधि। दूसरी विधि है दोस्तों गद्य शिक्षण की, वो है हमारी प्रवचन विधि, इसी को कहते हैं कथन विधि दोस्तों। इसके अंदर पहली विधि है दोस्तों अनुवाद विधि। शिक्षक श्यामपट्ट पर शब्दों को लिखकर उनका अनुवाद भी मातृभाषा में लिखता है। अनुवाद विधि में क्या रहता है दोस्तों, जो शिक्षक है वो श्यामपट्ट पर शब्द लिख देता है, शब्द लिखकर उनका जो अनुवाद होता है ना दोस्तों, उसको मातृभाषा में लिखकर क्या करता है, समझाता है। किस विधि के अंतर्गत, अनुवाद विधि। और अनुवाद विधि किस विधि में आती है, प्रवचन विधि के अंदर आती है दोस्तों। नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। प्रवचन विधि की नेक्स्ट विधि है दोस्तों कोश विधि। यह प्राचीन विधि है। इस विधि में अमर कोश आदि के द्वारा शब्दों के जो अर्थ है उनको स्पष्ट किया जाता है। इसके द्वारा छात्र शब्द के अर्थ के साथ साथ पर्यायवाची शब्द भी सीखते हैं। तो जो कोश विधि है दोस्तों, ये कैसी विधि है, ये एक प्राचीन विधि है। याद रखना दोस्तों, कोश विधि के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोश विधि है, नवीन विधि है, प्राचीन विधि है दोस्तों, या नवीनतम विधि है। तो ये कैसी है, प्राचीन विधि है। इसके द्वारा जो छात्र है दोस्तों वो अर्थ के साथ साथ, कोश विधि के द्वारा अर्थ के साथ साथ जो पर्यायवाची अर्थ होते हैं वो भी क्या है, सीखते हैं दोस्तों। तीसरी विधि है प्रवचन विधि की दोस्तों, वो है परिभाषा विधि। गद्य के अंतर्गत कुछ ऐसे परिभाषिक शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए परिभाषा विधि ही उपयुक्त होती है, जैसे ओज। दोस्तों जो गद्य भाग रहता है उसके अंदर कुछ शब्द आ जाते हैं जिनको अगर समझाना रहता है तो उनकी परिभाषा देनी रहती है। तो अगर परिभाषा देकर किसी भी शब्द को बताया जाता है तो वहां पर कौन सी विधि लगती है, परिभाषा विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे प्रवचन विधि की, वो है टीका विधि। कौन सी है, टीका विधि। यह प्राचीनतम विधि है। टीका विधि प्राचीनतम विधि है दोस्तों। प्राचीन संस्कृत साहित्य की कठिन विषय वस्तु को टीकाओं के द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों। तो टीका विधि है प्रवचन विधि की अंतिम विधि। अब आगे हम चलेंगे, तीसरी विधि है जो हमारी, वो है स्पष्टीकरण विधि दोस्तों। इसे व्याख्या विधि के भी कहते हैं। जो स्पष्टीकरण विधि है इसको किस नाम से जाना जाता है, व्याख्या विधि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्पष्टीकरण विधि का दूसरा नाम या स्पष्टीकरण विधि का अन्य नाम क्या है दोस्तों। पदच्छेद है, पदार्थो विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपोत्तर समाधानम, व्याख्यानम, सडिवदम, स्मृतिम। जो व्याख्या विधि है उसके 6 तत्व है वो इस श्लोक के द्वारा आपको बताए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं तो वो आपको नीचे दिए गए हैं, इनको देखिए दोस्तों। जो व्याख्या विधि है इसके 6 तत्व होते हैं। पहला होता है पदच्छेद, दूसरा होता है पदार्थोक्ति, तीसरा होता है विग्रह, चौथा होता है वाक्य योजना, पांचवा होता है आक्षेप और छठवां होता है समाधानम। इनमें से दोस्तों व्याख्या विधि का सीधा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्याख्या विधि में इनमें से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, तो 3 इनमें से रहेंगे, एक अलग रहेगा। तो इनका आपको क्या करना है, बस नाम याद रखना है दोस्तों। नाम याद कर लो, बहुत है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या विधि के अंदर। हमारी जो पहली विधि है वो है व्युत्पत्ति विधि। स्पष्टीकरण की इस विधि में शिक्षक पदों के प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके अर्थ बताता है। जो व्युत्पत्ति विधि है दोस्तों, इसके अंदर जो पद या जो शब्द आते हैं उसकी जो प्रकृति है, जो उसका प्रत्यय है, उसके साथ जो है उसका अर्थ समझाया जाता है। प्रकृति प्रत्यय का यह विभाजन उपसर्ग, प्रत्यय, सुबंत, तिङंत, संधि विच्छेद, समास विग्रह आदि के द्वारा किया जाता है। तो जो भी शब्द आ जाए, जैसे विद्यालय आ जाए तो इसके अंदर विद्यालय में संधि विच्छेद करके फिर समझाया जाएगा, विद्या के लिए आले। तो ये होती है व्युत्पत्ति विधि दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी तुलना विधि। इस विधि में शिक्षक समानार्थक तथा विपरीतार्थक शब्दों के साथ तुलना करके शब्द के अर्थ को क्या करते हैं, स्पष्ट करता है। तुलना विधि नाम से स्पष्ट है, तुलना की जाती है। समान शब्दों के साथ भी तुलना की जाती है, विपरीत जो शब्द है उनके साथ भी तुलना करके जो शब्द आपको दिया जाता है उसका क्या की जाती है, अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। किस विधि में, तुलना विधि में दोस्तों। नेक्स्ट विधि है हमारी वाक्य प्रयोग विधि। वाक्य प्रयोग विधि कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया जा सकता है।
जैसे सेंधव हरी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिनका अगर ऐसे अर्थ बताया जाए तो समझ में नहीं आता है, तो उनको अगर आप क्या किया जाता है, किसी वाक्य में प्रयोग करके बताया जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो वहां पर आपकी कौन सी विधि काम में ली जाती है? वाक्य प्रयोग विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विधि है अंतः कथा विधि। अंतः कथा विधि, पितृभक्त, गुरुभक्त आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनको अन्य कथाओं के माध्यम से सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों। तो अगर आपको गुरु भक्ति के बारे में या पितृ भक्ति के बारे में कुछ बताना रहता है, इन शब्दों का अर्थ समझाना रहता है, तो आप क्या करते हो, जो अंत्य कथाएं होती है उनके माध्यम से अगर वो कथाएं आप सुनाओगे तो उसके माध्यम से छात्रों के आसानी से ये शब्द है जो समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विधि है दोस्तों प्रसंग विधि। कुछ शब्दों का अर्थ बताने के लिए ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा पौराणिक प्रसंगों का वर्णन करना आवश्यक होता है, जैसे त्रिवेणी, गांधारी, तक्षशिला आदि। तो कुछ शब्द होते हैं उनका अर्थ बताना रहता है, तो उनका भौगोलिक स्वरूप कैसा है, उनका जो पौराणिक इतिहास कैसा है, उनका इतिहास कैसा है, तो उनका सब के बारे में जो उनके है उनका अगर वर्णन किया जाता है और फिर उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है, तो वहां पर जो विधि काम में ली जाती है वो होती है आपकी प्रसंग विधि। तो दोस्तों ये थी हमारी गद्य शिक्षण विधियां। कैसी लगी आपको एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक पुराने वीडियो आपने संस्कृत शिक्षण विधियों को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट है संस्कृत शिक्षण विधियों से बनी हुई है, उसमें जाकर एक बार सभी देख लें। और दोस्तों इनसे बार एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरा कहना है। जो आप एग्जाम पुराने एग्जाम के पेपरों को उठाकर देख लेना और भविष्य में जो एग्जाम हो उसके पेपर भी उठाकर देख लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।